टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुगनू रोशनी के कभी मोहताज नहीं होते। इसी उत्साह के साथ अपन एक बार पुनः आप सभी का डीपी शर्मा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं साहिल कुमार। आज अपन पढ़ेंगे साथियों, जो व्यंजन चल रहा था अपना पिछले वीडियो में, तो उसी वीडियो के आगे अपन इस बात को बढ़ाते हैं कि व्यंजन में और भी छोटे छोटे और व्यंजन होते हैं जिनकी क्या जानकारी होती है, किनको किन नाम से जानते हैं। तो ये जानकारी अपन करेंगे। जैसे उत्क्षिप्त व्यंजन क्या काम करता है, र वर्ण जो है आपका वर्गीकरण करेंगे अपन इसके बारे में आगे कि र व्यंजन किन किन नामों से जाना जाता है, उसका क्या वर्गीकरण है। अब तो उत्क्षिप्त व्यंजन में सबसे पहले अपन बात ये जानते हैं कि उत्क्षिप्त जो व्यंजन होता है, क्या इसको मुख्य वेद में रखा गया है या नहीं रखा गया। देखो, उत्क्षिप्त व्यंजन और इससे पहले जो बातें आई है अपने बीच में, जो एक टय वर्ग के अंतर्गत आता है आपका ढ और ढ आता है। वहां जो टय वर्ग के अंतर्गत आता है ढ और ढ, उनके नीचे बिंदी नहीं लगी होती है, यानी बिंदी जो लगी होती है उसको नुक्ता कहा गया है। तो ढ और ढ के नीचे जो बिंदी नहीं है तो वो तो आपका टय वर्ग में है। और ये जो ढ और ढ है आपका अपभ्रंश भाषा से है। और अपने जो यहाँ जो उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त जो ध्वनियाँ हैं जिनके नीचे बिंदी लगी है, ये आई आपकी अरबी भाषा से। सबसे बड़ा इनका जो अंतर है वो यही है, यदि बिंदी रहित ढ और ढ ध्वनि होगी वो आई आपकी अपभ्रंश भाषा से, और यदि जिनके नीचे नुक्ता लगा है, बिंदी लगी है, वो आई आपका अरबी भाषा से। सबसे पहला अंतर तो ये। अब बात करते हैं क्या इनका उच्चारण कहाँ से होता है। भाई ढ और ढ ध्वनियाँ मूर्धन्य होती है, ट वर्ग पूरा आपका मूर्धन्य ध्वनि आता है। हालांकि अपन आगे इनके सूत्र भी पढ़ेंगे। सारे जो वर्णमाला है उच्चारण स्थान के आधार पर इनको अलग अलग नामों से वर्गीकृत किया गया। कहीं कंठ हैं, कहीं पर तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है, अलग अलग नाम से वर्गीकरण किया गया। तो अपन उनके बारे में जानेंगे। तो परंतु पहले तो अपन ये जान लेते हैं कि जो उत्क्षिप्त ध्वनियाँ हैं इनका उच्चारण कहाँ से गया है। जब ट वर्ग आपका मूर्धन्य ध्वनिया होगा, उसी प्रकार ये भी आपकी ध्वनि होगी मूर्धन्य, यानी उत्क्षिप्त व्यंजन आपका ढ और ढ, और इनके नीचे जो लगी बिंदी है वो नुक्ता कहलाएगी। तो देखो, इन्हें अपन किस नाम से जानेंगे, मूर्धन्य नाम से जानेंगे। मूर्धन्य क्यों कहा गया, क्योंकि इनका उच्चारण झटके के साथ होता है। यानी जब इनका उच्चारण किया जाए तो जीभ झटके के साथ नीचे गिरती है। जिसे अपन बोलेंगे ढ ढ ढ ढ, मतलब झटका लगता है इनके उच्चारण में, इसलिए इनका नाम पड़ा आपका क्या, मूर्धन्य ध्वनियाँ। और इनको द्विगुण भी कहा गया। द्विगुण, इनमें दो गुण पाए जाते हैं। जैसे अपन बात करें एक तो अपभ्रंश भाषा का तो है ढ और ढ, और यदि अपन बात करें अरबी भाषा के तो इनमें दो भाषा है, यानी दो गुण का मतलब एक तो ये भी कैसे भाषाओं के आधार पर भी गुण है, और दूसरी बात इनके उच्चारण के आधार पर भी गुण है। कभी कभार तो ये जीभ ऊपर वाले तालु को और कभी कभार नीचे वाले तालु को स्पर्श करती, इसलिए दो बार स्पर्श करने की वजह से दो गुण भी पाए गए। और दो बार स्पर्श करने की वजह से, ऊपर और नीचे स्पर्श करने की वजह से इनको द्विस्पर्शी भी कहा गया है। और यहाँ फिर इनका ताड़न जात, ताड़न जात भी नाम है। ताड़न जात अपने यदि सीधे सीधे शब्दों में ये कहें, कभी कभार किसी को ताड़ दिया जाए, भगा दिया जाए, यानी दूसरी भाषा से, यानी अरबी भाषा से इनको हटा दिया गया और अपने हिंदी में ग्रहण कर लिया गया। इसी वजह से हिंदी में आकर उत्पन्न हो गया, इसलिए क्या नाम पड़ा इनका, ताड़न जात। तो अपन ये कह सकते हैं कि उत्क्षिप्त जो ध्वनियाँ हैं, हालांकि उत्क्षिप्त का शाब्दिक अर्थ ये होता है कि जीभ को उठाकर पटकना, यानी जीभ झटके के साथ नीचे गिरती है तो अपने यहाँ पे क्या कहलाती है, वो उत्क्षिप्त कहलाती है। तो अपन ये कह सकते हैं मूर्धन्य है, द्विगुण है, द्विस्पर्शी और ताड़न जात के नाम से इन्हें जाना जाता है। या फिर देखिए अपन कहें, सबसे पहली बात अपन ये करेंगे कि जो ये वर्ण हैं आपके उत्क्षिप्त जो वर्ण हैं, इनको कहाँ से ग्रहण किया गया, अरबी भाषा से ग्रहण किया, अपने हिंदी के नहीं है। फिर अगली बात करेंगे, इन वर्णों के नीचे लगी जो बिंदी है वो क्या कहलाएगी, आपकी नुक्ता कहलाएगी। यानी ये सबसे बड़ी खास बात होती है, जिन वर्णों के नीचे यदि जो बिंदी लगी है वो सदैव क्या कहलाएगा, आपका नुक्ता कहलाएगा। आजकल अपने जैसे एनसीईआरटी जैसे प्रारंभ हुआ है, पहले अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें चला करती थी, आज एनसीईआरटी की जो पुस्तकें चल गई, उनमें अधिकांश अपने को ये देखने को मिल रहा है कि ज़्यादातर शब्दों के नीचे वर्णों के अंतर्गत बिंदी लगी जा रही है।
कई उदाहरण होंगे अपने पास, इनके अंतर अपना अभी समझेंगे थोड़ी देर बाद में। जैसे अपने यहाँ बात करें तो इन वर्णों के नीचे लगी जो बिंदी आपकी क्या कहलाएगी, नुक्ता कहलाएगी। और साथ में अब आती है सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, इन ध्वनियों के नीचे या इन वर्णों के नीचे कहाँ पर बिंदी लगाई जा सकती है और कहाँ पर बिंदी नहीं लगा सकते अपन। तो सबसे बड़ी बात है, जैसे मान लो कई उदाहरण लिख दिए जाते हैं, जैसे मान लो अपन ये 4 ही उदाहरण दे दें। जैसे मान लो अपन ने दे दिया सब गढ़ लिख दिया एक तो, या फिर अपन ने लिख दिया पढ़ाई लिख दिया, अपन ने लिख दिया सड़क लिख दिया, और अपन ने लिख दिया जैसे मान लो और दे दें, जैसे मान लो नीडर शब्द लिख दिया अपन ने। अब ये समस्या होती है कि इनमें चारों में से, इन चारों शब्दों में से किन के नीचे बिंदी लगेगी और किन के नीचे बिंदी नहीं लगेगी। अपन ये फैसला अपन करेंगे। जैसे अब गढ़ के नीचे अपन बिंदी लगा दें, पढ़ाई के नीचे बिंदी लगा दे, इसके नीचे बिंदी लगा, इसके नीचे बिंदी लगा दे, अपन चारों के नीचे अपन मनमर्जी से तो अपन कहीं भी लगा सकते हैं। परंतु वाकई में अपने हिसाब से बिंदी लगाना और नहीं लगाना ये आगे की बात है। तो बिंदी कहाँ लगाई जाएगी, किन शब्दों के नीचे, इन वर्णों के अंतर्गत बिंदी लगेगी या नहीं लगेगी, तो अपने इनके कुछ नियम होते हैं। उन नियमों की यदि अपने को विधिवत जानकारी हो जाती है तो निसंकोच निसंदेह अपन आराम से उनके आगे अपन यथावत उनका प्रयोग कर सकते हैं। कहीं पर बिंदी लगानी है, कहाँ नहीं लगानी, तो बिल्कुल अपन देखते हैं कुछ नियम। जैसे मान लो अपन ने गढ़ में लगाया, बिल्कुल सही हो सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। पढ़ाई में बिंदी लगाई, हो सकता है सही हो। सड़क में बिंदी लगाई हो, नीडर में बिंदी लगाई हो, अब हो सकता है नीडर वाला आपका गलत भी हो सकता है। तो देखो इसमें कुछ नियम है, तो वो नियमों की अपन एक बार जानकारी कर लेते हैं। जैसे अपन ये कहें नियम 1 अपना क्या कहता है, पहले अपन इस बात को धैर्यपूर्वक समझेंगे कि नियम 1 क्या कहता है। यदि ये दोनों वर्ण, यदि ये दोनों उत्सिप्त ध्वनियाँ किसी भी अंग्रेजी शब्द में आए, यानी अंग्रेजी शब्दों में डह और डह आए, कौन से शब्दों में आए अपने, अंग्रेजी शब्दों में, अंग्रेजी शब्दों में ये डह और डह आता है तो वहां पर बिंदी का प्रयोग अपन नहीं करेंगे। बिल्कुल चाहे कितने शब्दों में अखबार डह और डह आता है और अंग्रेजी शब्द होता है तो इनके नीचे अपन बिंदी नहीं लगाएंगे। जैसे अपन ये कहीं मान लो ऑर्डर है, मर्डर है, रोड है, ऐसे शब्द होते हैं। जैसे अपन ने लिखा ऑर्डर और मर्डर जो शब्द है, अब ये दोनों आपके अंग्रेजी के शब्द, तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग कतई नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, सबसे पहला कारण क्या है कि इनके नीचे क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा के दोनों क्या है, शब्द है। तो अंग्रेजी शब्दों में डह और डह आए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। अब ऐसे अपन नियम 2 की बात करते हैं। नियम 2 क्या कहता है कि ये दोनों वर्ण किसी भी शब्द के प्रारंभ में है। यदि ये दोनों वर्ण किसी भी शब्द के प्रारंभ में आए तो वहां पर भी इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। शब्द के प्रारंभ में, अगर अपन ये कह दें शब्द के प्रारंभ में आपके डह और डह आते हैं तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। जैसे बहुत सारे दुनिया भर के उदाहरण होते हैं। जैसे ढाबा होता है तो अपन ढाबे पे कई बार बिंदी लगा देते हैं। कई बार अपन देखते हैं वातावरण में घूमते तो अपने को ऐसा लगता है कि इससे ढाबे के नीचे तो कई ढाबे वालों ने बिंदी लगा रखी है, परंतु बिल्कुल गलत है वो। जैसे अपन कह सकते हैं ढाणी है, ढाबा है, ढाणी है, ढोलक है, डमरू है, बहुत सारे जैसे दुनिया भर के उदाहरण हैं। तो इनके नीचे डाक है, डाकिया है, ऐसे जो उदाहरण हैं इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है, यदि किसी भी शब्द के प्रारंभ में डह और डह आता है तो वहाँ उसके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। बिंदी यानी नुक्ता का प्रयोग नहीं करेंगे अपन। ऐसे नियम 3 क्या कहता है आपका, नियम 3 ये कहता है आपका कि यदि इन वर्णों से पहले, यदि इन वर्णों से पहले कोई भी आधा वर्ण आए, यदि इन वर्णों से पहले कोई भी आधा वर्ण आए तो उसके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। यदि इन वर्णों से पहले कोई भी आधा वर्ण आए, यानी इन वर्णों से पहले अर्धवर्ण आए, यानी इन वर्णों से पहले कोई भी आधा वर्ण, कोई भी आधा वर्ण, इन वर्णों से पहले कोई भी आधा वर्ण आए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग अपन नहीं करेंगे। जैसे दुनिया भर के उदाहरण है, अपन बात कर सकते हैं। जैसे अपन ने लिख सकते हैं मंडी लिख सकते हैं, डंडा लिख सकते हैं अपन,
मंडप लिख सकते हैं अपन। दुनिया भर के जैसे पंडित हैं, जैसे पिंड है। कहने का मतलब अपन ये है कि इन वर्णों से पहले यदि कोई भी आधा वर्ण आए तो इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। यानी इन वर्णों से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो भी इनके नीचे ढ और ढ के नीचे अपन किसका प्रयोग नहीं करेंगे, बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, अपन यदि नियम 4 की बात करते हैं तो नियम 4 अपना क्या कहता है कि यदि इन वर्णों से पहले वाले वर्ण पर, यदि इन वर्णों से पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार आए, यदि इन वर्णों से पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार आए तो भी बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। यानी इन वर्णों से पहले वाले, इन वर्णों से पहले वाले वर्ण पर क्या आ जाए, आपका अनुस्वार आ जाए तो भी इनके नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। अनुस्वार आ जाए, जैसे अपन कहें, मान लो कहीं दुनिया भर के इसी जैसे मंडप है, इसी मंडप को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मंडप पे जो ढ और ढ वर्ण से, इस ढ वर्ण से पहले वाले वर्ण पर क्या हो गया, आपका अनुस्वार हो गया, तो इसके नीचे बिंदी नहीं आएगी। जैसे अपन पंडित है, पंडित को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इन वर्णों से पहले वाले वर्ण पर यदि कोई भी अनुस्वार आता है तो वहाँ पर अपन बिंदी का प्रयोग नहीं कर सकते। फिर नियम 5 अपना ये कहता है, नियम 5 की यदि अपन बात करें तो नियम 5 अपना ये कहता है कि इन वर्णों से पहले कोई भी सार्थक उपसर्ग आए, इन वर्णों से पहले कोई भी सार्थक उपसर्ग आए तो इनके नीचे भी बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। जिससे अपन बात करें, नीडर है, सुडौल है, उड्डयन है। जैसे मान लो ये उदाहरण आपके, नीडर है, सुडौल है, उड्डयन। अब इनके पहले सार्थक उपसर्ग बिल्कुल आ रहा है। नीडर में नी उपसर्ग आ रहा है, सुडौल में सु उपसर्ग आ रहा है और उड्डयन में उत उपसर्ग आ रहा है। तो अपन ये कह सकते हैं कि इन वर्णों से पहले यदि कोई भी सार्थक उपसर्ग आए तो इनके नीचे अपन बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब एक बार अपन इनकी पुनः जानकारी कर लेते हैं। जो आपके 5 नियम आए हैं तो इन वर्णों के नीचे कहाँ कहाँ बिंदी लगा सकते हैं, कहाँ बिंदी अपन नहीं लगाए। एक तो अंग्रेजी शब्दों में ये वर्ण आए तो भी बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। अपन कहीं ये शब्द के प्रारंभ में आए तो भी इनके नीचे बिंदी नहीं लगेगी। या फिर इन वर्णों से पहले कोई भी आधा वर्ण आता है तो भी बिंदी का प्रयोग अपन नहीं करेंगे। और या फिर अपन कह देंगे इन वर्णों से पहले वाले वर्ण पर अनुस्वार आ जाए तो वहाँ पर भी अपन बिंदी का प्रयोग नहीं करेंगे। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि इन वर्णों से पहले कोई भी सार्थक उपसर्ग आए जो मूल शब्द के अर्थ में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, तो ऐसा जो उपसर्ग आए तो वहाँ पर भी बिंदी का प्रयोग नहीं होगा। अब समस्या ये है, तो बिंदी का प्रयोग नहीं करने की बात हुई है तो कहीं पर तो बिंदी का प्रयोग होता होगा, बिल्कुल होता है। तो अपन क्या कहेंगे, बिंदी का प्रयोग अपन कहाँ कर सकते हैं, तो अपन ये कह सकते हैं बिंदी का प्रयोग कैसे होगा, यदि अपन ये कहें इन नियमों को छोड़कर। यानी जैसे मान लो अपन ने अभी जो नियम पढ़े हैं, इन नियमों को छोड़कर यदि कहीं भी किसी भी जगह बिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, परंतु इन नियमों को छोड़कर शेष सभी जगह अपन बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु नियमों की जानकारी अपने को होनी चाहिए। जैसे अपन कह सकते हैं पढ़ाई है, लड़ाई है, सड़क है। ऐसे जो उदाहरण हैं, एक शब्द जैसे कभी कभार बहुत समस्या में आया हुआ उदाहरण है, जिससे मान लो चंडीगढ़ उदाहरण है। अब चंडीगढ़ में यदि अपन बात करें, गढ़ में बिंदी का प्रयोग होगा परंतु चंडी में अर्थ नहीं होगा, क्योंकि इसे ढ से पहले क्या आ रहा है, आपका आधा वर्ण आ रहा है। परंतु गढ़ में तो ऐसी स्थिति नहीं, हिंदी का भी है, कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है, या इससे पहले कोई आधा वर्ण नहीं, इसलिए अपन बिंदी का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान रहे, जो 5 नियम अपन ने पूर्व में लिखे हैं, यदि इन नियमों की सही ढंग से पालना हो जाए, बाकी शेष सभी जगह अपन आराम से बिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। तो बिंदी के आधार पे कई बार सवाल जवाब किए जाते हैं। तो ध्यान रहे अपने को, ये था आपका नुक्ता का प्रयोग। कौन सी ध्वनियों का, उक्षिप्त ध्वनियों का। अब समस्या ये आती है, क्या इनके प्रयोग मात्र से क्या भाषा के अर्थ में परिवर्तन होता है? बिल्कुल हो सकता है, शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हो सकता है। आजकल कई बार जैसे अरबी फारसी की ध्वनि आ जाती है, अपन ये कहते हैं कि उनके नीचे बिंदी लगी है, अपने वाले के बिंदी नहीं लगी है, हिंदी वाले के बिंदी नहीं लगी है और अरबी और फारसी वाले के नीचे बिंदी लगी है। तो क्या उन दोनों के अर्थ में समायोजन है या फिर उनकी विभिन्नता है? तो अपन ये कह सकते हैं वाकई में उन दोनों में बिल्कुल अंतर होगा। जैसे मान लो अपन ने लिखा राज लिखा और एक लिखा अपन ने राज लिखा,
उसी प्रकार जैसे अपन और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे गज होता है और एक गज होता है। तो बिल्कुल इनमें जो बिंदी लग रही है वो आपका सीधा सा अपन डायरेक्ट पहचान सकते हैं वो अरबी और फारसी का होगा, और जिसके नीचे बिंदी नहीं लगी अर्थात नुक्ता नहीं लगा है वो अपने हिंदी भाषा का होगा। तो अपने एक ऐसे बिल्कुल ये युग्म शब्द के रूप में भी काम करते हैं, यानी शब्द युग्म भी इनको कह सकते हैं। तो ये आपका जो राज आया है तो ये क्या होता है, आपका राज क्या होता है, एक तरह से रहस्य होता है। और आपका जो नीचे वाला राज आया है वो आपका होगा शासन, यानी एक तो होगा रहस्य और दूसरा क्या होगा आपका शासन होगा। उसी प्रकार ये होता है एक नाप होता है जिसे अपन माप कहते हैं, नाप कहते हैं, और ये क्या होगा आपका हाथी होगा। तो बिल्कुल अर्थ में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो अपन ये कह सकते हैं यदि किसी भी अरबी और फारसी ध्वनियों के अलावा यदि हिंदी का कोई शब्द होता है तो वाकई में उसमें अर्थ में क्या होगा, भिन्नता होगी, परिवर्तन होगा। तो अपन आराम से स्वतः पहचान सकते हैं कि यदि जिन शब्दों के नीचे नुक्ता का प्रयोग हो वो अरबी फारसी का होगा और उनसे रहित होगा वो आपका कहीं का होगा, हिंदी भाषा का। अब बात आती है, ये तो हुई आपकी किन ध्वनियों की बात हो गई, आपकी बिल्कुल उच्छिष्ट ध्वनियों। इसके बाद में एक और सबसे बहुत ही सामान्यतः वर्ण आपका रै वर्ण। रै वर्ण का वर्गीकरण भी कई बार प्रश्न पत्रों में देखने को मिलता है, कई बार इसमें से सवाल जवाब होते हैं। तो ये देखना है कि रै वर्ण किन किन नामों से जाना गया, क्या क्या वर्गीकरण है इसके प्रकार कितने, रूप कितने, सारी बातें अपन एक बार जान लेते हैं। तो देखो रै वर्ण का जो वर्गीकरण होगा, सबसे पहली बात तो इसका नाम क्या है। रै वर्ण इसे एक तो मूर्धन्य ध्वनि भी कहा गया क्योंकि इसका एक सूत्र होता है अपन मूर्धन्य ध्वनि में ऋतु रसाणा मूर्धा, यानी ऋतु रसाणा मूर्धा के नाम से इसको जाना गया है। तो इसको एक तो मूर्धन्य ध्वनि कहा गया, साथ में लुंठित कहा गया। लुंठित का मतलब जीव लुढ़कती सी प्रतीत होती है इसके वर्ण के उच्चारण, जैसे अपन कभी बार ट्रक ट्रक ऐसे बोलते हैं तो जीव लुढ़केगी, इसमें लुढ़कती हुई प्रतीत होती है। या फिर प्रकंपित, यानी इसके उच्चारण में जीव में क्या होता है आपका कंपन होता है। इसी वजह से इसके नाम है आपके रै वर्ण को मूर्धन्य ध्वनि के नाम से जाना जाएगा, लुंठित के नाम से और प्रकंपित के नाम से भी जाना जाता है। अब बात आती है कि इस रै वर्ण के रूप कितने होते हैं। रै वर्ण को दो रूपों में बांटा गया, यानी इसके दो रूप होते हैं मूलतः। अब बात है कि दो रूप कौन कौन से होते हैं रै वर्ण के। एक तो होता है आपकी रेफ ध्वनि और एक होता है पदेन ध्वनि, यानी रै ध्वनि को दो रूपों में विभाजित किया गया, एक तो पदेन ध्वनि और एक होती है रेफ ध्वनि। रेफ ध्वनि होती है वो क्या होती है और पदेन ध्वनि क्या होती है, तो अपन बिल्कुल इनको जान सकते हैं। जो शिरो रेखा के ऊपर जो रे का प्रयोग किया जाता है वो हमेशा रेफ ध्वनि कहलाता है, यानी शिरो रेखा के जो ऊपर लिखा जाएगा वो होगी आपकी कौन सी ध्वनि होगी, रेफ ध्वनि। और पदेन ध्वनि क्या कहलाती है, शिरो रेखा के नीचे जो रे का प्रयोग होता है वो हमेशा पदेन ध्वनि कहलाता है। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा एक तो कर्म है और एक क्रम है, एक तो कर्म और एक कर्म है। तो ऐसे अपन बात करें ये कर्म है तो इसमें ऊपर रे लगा तो ये कौन सा हो गया आपका रेफ ध्वनि के नाम से, और इसमें कै वर्ण के नीचे लग रहा है इसलिए क्या हो गया आपका पदेन ध्वनि हो गया। तो रे ध्वनि के रूप होंगे आपके दो, ध्यान रहे अपने को, रेफ ध्वनि और पदेन ध्वनि। अब बात आती है कि रै वर्ण का वर्गीकरण। रै वर्ण का वर्गीकरण, रै वर्ण को चार भागों में बांटा गया, यानी रै वर्ण आपका होता है चार प्रकार का। जैसे एक तो कै के ऊपर हमेशा ऐसा दिखाई देता है अपने को, एक प्रकार कै वर्ण के नीचे लगा होता है, और एक ये जो ज्यादातर होता है टै वर्ण और एक ढै वर्ण, इन दोनों यानी ढै से डमरू वाले के और इससे टै वर्ण के नीचे ही लगा जाता है ज्यादातर, और एक रै वर्ण पूरा होता है आपका। तो देखिए जो ये है, जैसे अपन ने इसको कर्म लिखा और इसको अपन ने लिखा क्रम, इसको कर्म और इसको अपन ने लिखा क्रम लिखा, और यहाँ पर अपन ने ट्रक और इसमें राम लिखा। अब समस्या ये है कि कौन सा रै आधा है और कौन सा रै पूरा है। तो सीधी सी बात है जो वर्ण के ऊपर लग रहा है वह हमेशा आधा होता है, शेष तीनों हमेशा क्या होते हैं, पूरे होते हैं। तो शेष तीनों क्या होंगे आपके, पूरे होंगे। अपन देख भी सकते हैं इसके टुकड़े करें तो आराम से अपने को ध्वनि निकलती हुई प्रतीत होनी चाहिए। ऊपर वाले में जैसे कै के टुकड़े कै प्लस ए ध्वनि आई, उसी प्रकार अब रै होगा हमेशा जिस वर्ण पर रै ऊपर लगा होता उससे हमेशा पहले ही प्रयुक्त होगा। तो इससे पहले आ गया तो मैं प्लस क्या आ गया, और ये ऊपर लग रहा है इसलिए क्या है आधा है, इसमें से ए ध्वनि प्रयुक्त नहीं हुई। तो ध्यान रखना है जो वर्ण के ऊपर लगेगा वो आपका आधा होगा। अब बाकी के शेष तीनों की बात करें, बिल्कुल जिनमें ध्वनि निकले यानी स्वर निकले वो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। तो जैसे क्रम की बात करें तो कै प्लस क्या आएगा, कै इसमें आधा है,
अब समस्या होती है कभी कभार अपने को देखने और समझने और पढ़ने में अंतर आ जाता है। यहाँ जो ध्वनि है कै वर्ण है वो आपका आधा है और रै ध्वनि क्या है इसमें पूरी है। तो अपन ये कह सकते हैं कै प्लस रै प्लस क्या आएगा आपका ए आएगा, क्योंकि अब कै आधा हो गया। कै आधा कैसे नजर आएगा, क्योंकि इसमें से ए ध्वनि प्रयुक्त नहीं हुई। अब रै पूरा इसलिए क्योंकि इसमें से ए ध्वनि प्रयुक्त हो गई और मै प्लस ए आ गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी टे आधा है और रै आपका पूरा है। तो अपन ये कह सकते हैं टे प्लस रै प्लस ए और कै प्लस ए। और बाकी इसमें तो अपने को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्वतः ही नजर आ रहा है कि रै पूरा है या आधा है। तो ध्यान रहे इनमें से अपन ने कहा है कि जो वर्ण के ऊपर लगेगा वो हमेशा होगा आधा रै, और जो शेष तीनों यानी वर्ण के नीचे दाएं बाएं कहीं भी लगे वो हमेशा होंगे आपके पूरे रै होंगे। एक और कभी कभार इसमें सवाल बनता है कि जो वर्ण के ऊपर जो रै लगा है वो हमेशा होता है स्वर रहित होता है, और जो बाकी शेष तीनों होते हैं वो स्वर युक्त होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं स्वर के ऊपर लगने वाला हमेशा क्या होगा आपका आधा होता है, और नीचे लगने वाले क्या होते हैं पूरे होते हैं। इसमें कभी कभार एक और भ्रम पैदा करने वाला जो उदाहरण होता है वो कौन सा होता है आपका, जैसे अपन देख लेते हैं कई बार विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि गृह और गृह। अब इनको भी जो अपने यहाँ अपन ने देखा है कि जो गृह है इसमें जो रै नहीं है बल्कि क्या है ये री है, परंतु इसको भी क्या मान बैठता है वो विद्यार्थी रै मान बैठता है। अगर अपन इसको भी रै मानेंगे तो रै के प्रकार आपके 4 से बढ़कर क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। परंतु बंधुओं जानकारी तो अपने ये ध्यान दें, क्योंकि ये आपका रै नहीं है बल्कि क्या है री है, क्योंकि इसके उच्चारण में इसके उच्चारण में रात दिन का अंतर है। इसको अपन बोलते हैं गृह और इसको बोलते हैं ग्रह। हालांकि जो इसमें री लगा है और इसमें लगा आपका रै, तो री तो होता है आपका स्वर और रे क्या होता है व्यंजन। और वैसे भी अपन वर्गीकरण किसका पढ़ रहे हैं व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, और री क्या होता है आपका स्वर होता है, जो अपन ने पिछले वीडियोज में अपन पढ़ चुके हैं व्यंजन की जानकारी स्वर की जानकारी। अभी अपना चल रहा है व्यंजन चल रहा है। तो ध्यान रहे ये जो गृह है इसमें आपका री स्वर है न कि व्यंजन है, और यहाँ आपका क्या है व्यंजन है। तो अपन ये कह सकते हैं स्वर और व्यंजन में ये अपने को पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। तो आपका रै वर्ण होगा 4 प्रकार का। एक बार अपन पुनः रिपीट कर देते हैं इस बात को कि रै वर्ण आपका किस किस नामों से यानी किन किन नामों से अपन जाना जा सकता है कि मूर्धन्य है, लुंठित है, प्रकंपित आदि नामों से इसको जाना जाता है। और रै वर्ण है इसके 2 रूप होते हैं, एक तो रेप ध्वनि और एक होती पदेन ध्वनि। पदेन ध्वनि और रै ध्वनि, रेप ध्वनि में अपन जान सकते हैं रेप ध्वनि शिरोरेखा के ऊपर होती है और शिरोरेखा के नीचे होती है आपकी पदेन ध्वनि। और रै वर्ण को अपन ने कितने भागों में बांटा है 4 भागों में। इसके आगे अपन और पढ़ेंगे, परंतु व्यंजन का वर्गीकरण या व्यंजन का जो सिलसिला अपना यहीं पे समाप्त नहीं होता है। हालांकि इसको अपन आगे भी और लेकर चलेंगे। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है बहुत सारी ऐसी बातें हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण कई अलग अलग पड़ावों पे अलग अलग आधार पर उसको वर्गीकृत किया गया है, उनको भी अपन अगले वीडियोज में क्या करेंगे उसको पूरा विश्लेषित करेंगे और अच्छे ढंग से अपन समझाने का प्रयास करेंगे। तो बंधुओं विदा लेते हैं आपसे, समय हो चुका है। धन्यवाद।